नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा प्रताप का ज़्यादातर इतिहास देख लिया था, लेकिन हमने महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ भ्रांतियों का निराकरण नहीं किया था या कुछ सत्य को हमने नहीं जाना था। देखिए, पहली बात तो क्या है, आपने कई बार ये सुना होगा कि महाराणा प्रताप जब पहाड़ों में रहते थे तो एक बार इनके पुत्र के हाथ से एक जंगली बिलाव घास की रोटी छीन करके भाग जाता है। उस समय महाराणा प्रताप को बड़ा दुख होता है और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर को एक पत्र लिखते हैं। तो क्या वास्तव में महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए? तो एक तो हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात क्या है, आपने यह भी सुना होगा कि महाराणा प्रताप जब पहाड़ों में चले गए थे तो उन्होंने एक इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं अपना खोया हुआ संपूर्ण साम्राज्य फिर से प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं एवं मेरे जो भी वंशज हैं वो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, अच्छे बिस्तरों पर नहीं सोएंगे, अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। तो इस बारे में भी हम आज बात करेंगे कि वास्तव में महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के पीछे का सत्य क्या है। और तीसरी बात जो हम बात करेंगे, आपने एक बार ये भी सुना होगा कई बार कि महाराणा प्रताप ने जब अपने राजमहलों को छोड़ा था और ये पहाड़ों में गए थे तो महाराणा प्रताप के साथ में ही लुहार जाति के लोगों ने भी अपने घर बार छोड़ दिए थे और यह भी तब से ही महाराणा प्रताप के साथ साथ पहाड़ों में रहने लग गए थे। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या महाराणा प्रताप के साथ ही लुहार जाति के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप द्वारा अकबर को लिखे गए पत्र का सत्य क्या था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहा करते थे तो एक बार इनके पुत्र के हाथ से एक जंगली बिलाव घास की रोटी छीन करके भाग जाता है। अभी आगे हम उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। तब महाराणा प्रताप दुखी होकर के अकबर को एक पत्र लिख देते हैं और उस पत्र में क्या होता है, महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो पत्र अकबर के दरबार में पहुंचता है तो अकबर के दरबार में बीकानेर के एक छोटे कुंवर होते हैं, उनका नाम होता है पृथ्वीराज राठौड़, उन्हीं को पीथल भी कहा जाता है। वे महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत एक क्षत्रिय थे, बहुत अच्छे। इसीलिए उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और पृथ्वीराज पीथल ने क्या किया, महाराणा प्रताप को फिर से एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस प्रकार की बातें लिख दी जिनको पढ़ करके महाराणा प्रताप का जो स्वाभिमान था वो पुनः जागृत हो गया और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। तो देखिए, लिखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शहबाज खान के कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेने के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए थे। देखिए, हुआ क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून सन 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या होता है, अकबर एवं मानसिंह का अधिकार गोगुंदा पर हो जाता है और इसीलिए महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के निवास करने लगते हैं। लेकिन अकबर क्या करता है, हल्दी घाटी के युद्ध के लगभग 2 वर्ष के बाद में अपने सेनापति शहबाज खान को कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजता है, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजता है। जब शहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो इस आक्रमण से पहले ही मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप से आग्रह किया कि अगर आप इस युद्ध में मारे गए या पकड़े गए तो ये मेवाड़ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए कृपया करके आप कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़ करके पहाड़ों में चले जाइए। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी में। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के जो पर्वतीय जीवन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी के लगभग ही महाराणा प्रताप के पर्वतीय जीवन की शुरुआत मानी जाती है और महाराणा प्रताप लगभग 1585 ईस्वी तक पहाड़ों में रहे थे। हालांकि महाराणा प्रताप ने सन 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध के बाद में ही कुंभलगढ़ दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में दोबारा नहीं गए, बल्कि 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और अपनी नई राजधानी में महाराणा प्रताप ने अपना नया निवास स्थान बनाया था। तो देखिए, इसीलिए महाराणा प्रताप को महान माना जाता है क्योंकि सन 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास फिर से कुंभलगढ़ आ गया था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अपने पास कुंभलगढ़ होते हुए भी कुंभलगढ़ में यह दोबारा प्रवेश इन्होंने नहीं किया। तो देखिए क्या हुआ, उन पहाड़ों में उनका जीवन बड़ा कष्ट में हो गया था। एक बार महाराणा प्रताप की पुत्री के हाथ में से, ना कि पुत्र के हाथ में से, एक बार महाराणा प्रताप की पुत्री के हाथ में से एक जंगली बिलाव घास की रोटी छीन कर ले गया था। इसीलिए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार कर अकबर को एक पत्र लिखा। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को अधीनता स्वीकार करने का पत्र लिखा था तब अकबर के दरबार में बीकानेर के छोटे कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ भी उपस्थित थे। देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? बीकानेर के एक शासक थे, उनका नाम था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और जब राव कल्याणमल की मृत्यु हुई तो उनके 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था राय सिंह राठौड़ और छोटे पुत्र का नाम था कुंवर पृथ्वीराज राठौड़।
कल्याणमल की मृत्यु के बाद में बीकानेर के अगले शासक कौन बने? उनके बड़े पुत्र राज सिंह राठौड़, जबकि छोटे पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। इसीलिए पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया, ये बीकानेर को छोड़ करके अकबर के दरबार में आ गए थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे और महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक थे, महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन थे। जब भी ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता के लिए पत्र लिखा था, तो उस पत्र को पढ़ने के बाद में बीकानेर के छोटे कुंवर थे पृथ्वीराज राठौड़, इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने महाराणा प्रताप को एक इस प्रकार का पत्र लिख दिया और उसमें इस प्रकार की बातें लिख दी कि पृथ्वीराज राठौड़ की बातों को पढ़ करके महाराणा प्रताप का जो स्वाभिमान सो गया था वो पुनः जागृत हो गया और महाराणा प्रताप ने फिर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने का निश्चय कर लिया। तो देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप द्वारा लिखे हुए पत्र की सत्यता जानने का बहाना बनाकर अकबर से अनुमति लेकर पुनः एक पत्र महाराणा प्रताप को लिख भेजा। इसके बाद में क्या हुआ, उस पत्र में पृथ्वीराज राठौड़ ने कुछ इस प्रकार की बातें लिख दी जिनको पढ़कर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पुनः जागृत हो गया और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। देखिए, महाराणा प्रताप द्वारा वास्तव में ऐसा कोई पत्र लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, इसकी सर्वप्रथम कोई बड़ा इतिहासकार अगर जानकारी देता है तो वो कौन देता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता एवं पितामह कहा जाता है और यह कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन इन्हीं कर्नल जेम्स टोड ने किया था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये एक विदेशी व्यक्ति थे और इनको यहाँ की संस्कृति का या यहाँ के जो लोगों का जनमानस था उसकी रुचि किस प्रकार की है, उनकी किस प्रकार की मानसिकता है, उसका इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसीलिए आधुनिक इतिहासकार जिनमें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जी को ले लीजिए, चाहे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी को ले लीजिए, वे दोनों इतिहासकार क्या कहते हैं, या और भी जो आधुनिक इतिहासकार है वे क्या कहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी पत्र व्यवहार महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में नहीं हुआ, ये केवल और केवल जनश्रुतियां हैं। इस प्रकार का अगर पत्र व्यवहार मान लो चलो हो भी जाए तो वे इतिहासकार अपने तर्क में क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप के एक भी पुत्री नहीं थी उनके संतान के रूप में। महाराणा प्रताप के जितने भी संतानें थी वो केवल और केवल पुत्र थे। और जब कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि एक बार महाराणा प्रताप की पुत्री के हाथ में से जंगली बिल्ला रोटी छीन करके भागा था, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप की पुत्री तो थी नहीं। और वे इतिहासकार क्या कहते हैं, भाई मान लो अगर हिंदी में लिखते कर्नल जेम्स टोड अपना इतिहास, कर्नल जेम्स टोड ने अपना इतिहास लिखा है अंग्रेजी में, अगर वे हिंदी में लिखते तो पुत्र और पुत्री में गलती होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में पुत्री को क्या कहते हैं? डॉटर। डॉटर और सन में तो बहुत दिन रात का फर्क आ जाएगा, इतनी बड़ी गलती लेखनी में इतनी बड़ी गलती होने की संभावना नहीं है। तो डॉटर और सन में तो बहुत बड़ा फर्क आता है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा भी यही कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी, इस प्रकार का कोई भी पत्र व्यवहार नहीं हुआ था, ये केवल और केवल एक जनश्रुति पर आधारित है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि जो अकबर का लेखक था, दरबारी कवि था अबुल फजल ने भी अपने किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार की बात का उल्लेख नहीं किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ये कहते हैं कि इस प्रकार की अगर थोड़ी सी भी बात होती ना तो निश्चित ही अबुल फजल अपने ग्रंथों में उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखता, लेकिन अबुल फजल के ग्रंथों में इस प्रकार की किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। इसीलिए कंप्लीटली क्या है, केवल एक जनश्रुति है। देखिए, परंतु गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा एवं गोपीनाथ शर्मा इस घटना का खंडन करते हैं। साथ ही अबुल फजल ने भी महाराणा प्रताप की ऐसी विपत्तियों का कोई वर्णन नहीं किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो पत्र अकबर को लिखा था उसको लेकर के क्या क्या जनश्रुतियां प्रचलित हैं, उनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब अकबर को अधीनता के लिए पत्र लिखा था और उसके बाद में जब बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को उस पत्र का पता लगा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को जो पत्र लिखा था उस पत्र के बोल क्या हैं। देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीथल के शब्द क्या थे? देखिए, पातल जो पातशाह बोले मुख हुता वयण मिहर पछम दिस माह उगे कसप राव उत पटकू मूछा पाण के कटकू निज तिन करद दीजे लिख दीवान इन दो महली बात एक। अर्थात पातल का मतलब क्या होता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अगर अकबर को बादशाह बोलते हैं अपने मुंह से तो इसका मतलब क्या है? मिहर यानी होता है सूर्य। मिहर पश्चिम दिस माह उगे, अर्थात सूर्य पश्चिम से उदय होने लग जाए। पटकू मूछा पाण कि हे महाराणा प्रताप, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी मूछों पर ताव दूं या
के कटकू निजतन कर दे या अपने शरीर पर अपनी ही तलवार का वार करूं, दीजिए लिख दीवान इन दो महली बात एक। कृपया करके महाराणा प्रताप आप इस बात को क्लियर करिए कि वास्तव में जो अकबर के पास पत्र आया है आपकी अधीनता स्वीकार करने का, वो आपने ही लिखा है, उसमें कितनी क्या सत्यता है बताने की कृपा करें। जब पृथ्वीराज राठौड़ पीथल का यह पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने फिर से एक पत्र पृथ्वीराज राठौड़ को लिखा। महाराणा प्रताप के शब्द क्या थे देखिए, तुरक कहासी मुख पतो इण तनसु इकलिंगे, उगे जाही उगसी प्राची बीज पतंग, खुशी हुत पीथल कमद पटको मूछा पाण, पटचण है जेथे पतो कलमा सिर केवाण। महाराणा प्रताप क्या कहते हैं देखो पृथ्वीराज राठौड़ को कि तुर्क कहासी मुख पतो, कि हे पृथ्वीराज राठौड़, हे पीथल, जो अकबर है मेरे मुंह से उसको कभी भी बादशाह नहीं कहा जाएगा, बल्कि मेरे मुंह से हमेशा मैं अकबर को तुर्क ही कहूंगा। वो तुर्क है और मैं उसको हमेशा तुर्क ही बोलूंगा, बादशाह तो बहुत दूर की बात है। उगे जहां उगसी प्राची बीज पतंग, कि सूर्य जहां से उगता आया है वहीं से हमेशा उगता रहेगा। खुशी हुत पीथल कमद पटको मूछा पाण, कि आप बिल्कुल प्रसन्न होकर के अपनी मूछों पर ताव लगाइए। पटचण है जेते पतो कलमा सिर केवाण, कि मेरी तलवार को ये बहुत अच्छे से पता है कि उसको कलमा पढ़ने वालों के सिर पर हमेशा चलते रहना है। तो ये शब्द किसके हैं, ये महाराणा प्रताप के शब्द हैं। अगर वास्तव में पृथ्वीराज राठौड़ एवं महाराणा प्रताप के मध्य अगर कोई पत्र व्यवहार हुआ होगा तो वो ये हुआ होगा, ये दोनों के शब्द हैं। अब आपने एक बात और सुनी होगी कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो। ये एक कविता है डॉक्टर कन्हैयालाल सेठ, यानी जो महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य जो पत्र व्यवहार हुआ था उस पर एक कविता लिखी गई है, और उसी कविता को क्या कहा जाता है, पीथल और पाथल। तो देखिए लिखिए एक बार, महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुए पत्र व्यवहार को लेकर राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि श्री कन्हैयालाल सेठ ने पाथल और पीथल नामक कविता भी लिखी है। इस कविता में पाथल किसको कहा गया है, महाराणा प्रताप को, जबकि पीथल किसे कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को। देखिए इस कविता में पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, जबकि पीथल बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। इस कविता के बोल क्या है, अरे घासरी रोटी ही, देखो इस कविता के बोल क्या है, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। देखिए ये जो है ये तो वास्तव में कविता है डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, इसका तो पूरा पूरा अपने को पता है। लेकिन ये जो शब्द हैं या ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, किसी को भी नहीं पता है कि इसके लेखक कौन थे। वास्तव में क्या इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ थे या वास्तव में इसके लेखक क्या महाराणा प्रताप थे, ये एक जनश्रुति है। लेकिन अगर वास्तव में महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य अगर कोई पत्र व्यवहार हुआ होगा तो ये वाला ही हुआ होगा। जबकि अरे घासरी रोटी तो एक कविता है, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने इसको लिखा है। ये जो कविताएं हैं या ये जो कॉन्सेप्ट देखो, आपके जो क्वेश्चन बनता है एक वनडे एग्जाम में वो क्या बनता है कि पाथल और पीथल नाम की कविता किसने लिखी है, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। इसके बोल क्या है, इसके बोल ये हैं। आगे वाली स्लाइड में हम इस पूरी कविता को देखेंगे। आरएस का एग्जाम देने वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी कविता को आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे नंबर ही दिला सकती है अगर आपसे इसके ऊपर कुछ पूछ लिया जाए तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कन्हैयालाल सेठिया की जो कविता है पीथल और पाथल इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने जो कविता लिखी है पाथल रे पीथल। पाथल रे पीथल कविता की शुरुआत डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने किस प्रकार की सिचुएशन बना करके की है, तो एक बार इसको समझना। देखिए हुआ ऐसा था कि महाराणा प्रताप जब पहाड़ों में थे तो इनके लिए इनकी पत्नी अजब दे पंवार ने एक घास की रोटी बनाई। उस घास की रोटी का एक टुकड़ा तो उन्होंने महाराणा प्रताप को दिया और एक टुकड़ा अपने और महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह को दिया। जैसे ही कुंवर अमर सिंह उस घास की रोटी को खाने वाले थे तो एक जंगली बिलाव जंगल में से निकल करके आया और कुंवर अमर सिंह के हाथ से वो घास की रोटी भी छीन करके भाग गया। जैसे ही जंगली बिलाव ने कुंवर अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी को छीना तो कुंवर अमर सिंह जोर जोर से रोने लगे और उनको रोता हुआ देख करके महाराणा प्रताप को भयंकर पीड़ा हुई, अति दुख हुआ। उस दुख में महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने अतीत को याद किया, हल्दी घाटी के युद्ध को याद किया, अपने प्रिय चेतक घोड़े को याद किया। और देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैरिया रो खून बहावण में।
जद हल्दी घाटी याद करूं, नैना में रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखूं हूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महला में 56 भोक जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाळ्या नीलमरा, बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जखा करता पगल्या, फूलारी कौड़ी सेजा पर, बे आज रुड़ भूखा तिशा, हिंदवाण सूरजरा टाबर, हिंदवाण सूरजरा टाबर। आ सोच हुई दो टूक तड़के, राणारी भीम बजर छाती, आँख्या में भर आंसू बोल्यो, मैं लिखियों को बर न पाती, मैं लिखियों को बर न पाती। देखिए क्या हुआ था, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। देखिए यहाँ पे जो अरे नाम का शब्द आपको दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है? अरे यार, ओ शिट, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। कि जैसे ही बन बिलाव ने कुंवर अमर सिंह के हाथ से जो घास की रोटी थी वो जैसे ही छीन करके भागा, कुंवर अमर सिंह चीख पड़े, नानो सो अमरियो चीख पड़े। जैसे ही कुंवर अमर सिंह चीखे तो जो महाराणा प्रताप ने अपना दुख अंदर दबा रखा था वो जाग पड़ा। क्या सोचते हैं? देखिए महाराणा प्रताप ने, जो कुंवर अमर सिंह रो रहे हैं तो महाराणा प्रताप के मन में किस प्रकार की उठापटक चल रही है। हूँ लड़ो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। कि मेवाड़ का मान बचाने के लिए, मेवाड़ का सम्मान बचाने के लिए मैं बहुत लड़ा हूँ, बहुत कुछ सहन भी मैंने किया है। हूँ पाँच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण में। कि युद्ध क्षेत्र में मैंने दुश्मनों का रक्त बहाने में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतरावे। कि मैं आज भी जब हल्दी घाटी के युद्ध को याद करता हूं तो मानो मेरे आंखों में रक्त उतर आता है, मुझे इतना क्रोध आ जाता है कि मानो कि मेरे आंखों में खून उतराया हो। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, चेतक घोड़ा मारा गया था। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि जब जब मैं हल्दी घाटी के युद्ध को याद करता हूं तो मेरे सुख दुख का जो साथी था, मेरा चेतक घोड़ा था, वो मेरे दिल में आज भी एक टीस सी पैदा कर देता है। पण आज भी लग तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी ने। लेकिन जब मैं आज अपने राज कंवर को एक रोटी के लिए भी तड़पता हुआ देखता हूं तो छात्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। तो मैं अपने क्षत्रिय धर्म को भूल जाता हूं और उस हिंदवाण की चोटी, जो मेवाड़ के गुहिल राजवंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, उसके मान सम्मान को भी मैं भूल जाता हूं। महला में 56 भोक जगा। देखिए महाराणा प्रताप कुंवर अमर सिंह के बारे में क्या कहते हैं कि इनके लिए जब महलों में 56 भोग बनाए जाते थे, महला में 56 भोग जगा, तो उनको भी बिना मिन्नते निकाले, बिना मिन्नते किए ये खाते नहीं थे। महला में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी। और जब ये भोजन करने के लिए मान जाते थे काफी मिन्नतों के बाद में, तो फिर इनकी अगली जिद क्या थी? बच्चे जिद करते हैं कि मुझे सोने की थाली में ला करके दो खाना। जो 56 भोग इनके लिए बनते थे, पहले तो खाने के लिए मना कर देते थे और फिर शर्त रख देते थे कि सोने की थाली में लेकर के आओगे ना तभी खाऊंगा। सोनेरी थालिया नीलमरा, बाजोट बिना धरता को नहीं। बाजोट क्या होता है? ये जो चौकी होती है इसी को बाजोट बोलते हैं। सोनेरी थालिया नीलमरा, बाजोट बिना धरता को नहीं। कुंवर अमर सिंह क्या कहते थे? पहले तो 56 भोग बनते थे इनके लिए महलों में, फिर ये करते नहीं तो इनकी मिन्नतें निकाली जाती थी कि बेटा खा ले रहे। फिर जब ये खाने के लिए तैयार होते थे तो बोलते थे कि मुझे सोने की थाली में चाहिए। फिर सोने की थाली में इनके लिए भोजन लेकर के आया जाता था। तो फिर एक शर्त और रख देते थे कि सोने, जो ये नीलम जड़ित बाजोट है, नीलम की बाजोट आप लेकर के आएंगे तो ही मैं भोजन करूंगा। तो देखिए, महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थालिया नीलमरा, बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जका करता पगल्या, फूलारी कौड़ी सेजा पर। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ बोलना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि उनके पाँव के नीचे मान लीजिए कोई गंदी चीज आ गई तो वो क्या करते हैं, उनको बोलना तो कुछ आता नहीं है कि पापा हाय लग गई मेरे पाँव के नीचे, पापा हाय, मम्मी हाय लग गई। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं? ए हाय जका करता पगल्या। कि महाराणा कुंवर अमर सिंह, जो कुंवर अमर सिंह थे, उनके जो पैर थे, नाने कोमल कोमल पैर थे, वो कोमल पैर फूलों की जो बिल्कुल कोमल सेज होती है, उस कोमल सेज की भी गिन्न किया करते थे। जब कभी भी राजमहलों में इनके नीचे, इनके पाँव के नीचे फूलों की सेज रखी जाती थी तो ए हाय जका करता पगल्या, फूलारी कौड़ी सेजा परे, बे आज रुड़े भूखा तिशा, हिंदवाण सूरजरा टाबरे। वही बच्चे, उस हिंदवाणा सूरज जो गुहिल राजवंश है उसके जो बच्चे हैं, आज भूखे प्यासे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इतना सब कुछ सोच करके महाराणा प्रताप ने क्या किया कि मेरे से अपने पुत्र की इतनी विपत्तियां देखी नहीं जाती है, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसको एक पत्र लिखूंगा। तो देखिए ये सब सोच करके क्या हुआ, आज सोच हुई दो टूक तड़के, राणारी भीम बजर छाती।
इतना सब कुछ सोच करके जो महाराणा प्रताप की भीम और वज्र के भांति जो मजबूत एक छाती थी, मजबूत उनका हृदय था, आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आंख्या में भरे आंसू बोलियो मैं लिखियों को भर नहीं पाती, मैं लिखियों को भर नहीं पाती। तो देखिए इस प्रकार से महाराणा प्रताप क्या करते हैं, अकबर को पत्र लिखने का निश्चय करते हैं। और महाराणा प्रताप ने क्या किया, जैसे ही अकबर को पत्र लिखने का निश्चय किया तो देखिए क्या होता है। देखिए थोड़ा परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना कि जैसे ही महाराणा प्रताप कॉपी पेन लेकर के अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं, तो इस समय महाराणा प्रताप के दिल और दिमाग में किस प्रकार की उठापटक चल रही है, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। महाराणा प्रताप पत्र को लिखते लिखते बीच में रुक जाते हैं और अपने सामंतों से क्या कहते हैं कि पण लिखू किया जद देखे है, अडावल ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया, मैं झुकू किया है आण मने कुलरा केसरिया बानारी, मैं बुझू किया हूं शेष लपट आजादी रे परवानारी। देखिए महाराणा प्रताप अपने सामंतों से क्या कहते हैं, पण लिखू किया जद देखे है, अडावल ऊंचो हियो लिया, कि हे मेरे सामंतों मैं ये पत्र किस प्रकार से लिख सकता हूं कि जैसे ही मैं ये पत्र लिखना प्रारंभ करता हूं मानो कि अरावली पर्वत श्रृंखला अपना ऊंचा मुंह करके मुझे देख रही है कि हे महाराणा प्रताप तू ये क्या कर रहा है। और जैसे ही मैं अपना मुंह फेर करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर देख करके पत्र लिखने का प्रयास करता हूं तो मानिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो एक बहुत बड़ी विशाल छाया बन रही है, भूत के समान छाया बन रही है, वो मुझे ललकार रही हो कि हे महाराणा प्रताप तू ये क्या कर रहा है, चित्तौड़ खड़े हुए मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। और क्या कहते हैं महाराणा प्रताप अपने सामंतों से, मैं झुकू किया है आण मने कुलरा केसरिया बानारी, कि हे मेरे सामंतों में किस प्रकार से झुक जाऊं, मुझे अपने गुहिल राजवंश के केसरिया बाने की शपथ है, केसरिया बाने की सौगंध है, मैं बुझू किया हूं शेष लपटे आजादी रे परवानारी, कि हे मेरे सामंतों मैं किस प्रकार से बुझ जाऊं, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं जो आजादी का सपना देखते हैं उनकी मैं अंतिम आशा हूं, अंतिम आग की लपट हूं। अगर मैंने आजादी का सपना देखना बंद कर दिया तो जो भी लोग आजादी का सपना देख रहे हैं आज के बाद में कोई भी आजादी का सपना नहीं देखेगा। ये सब सोच ही रहे हैं महाराणा प्रताप। इतनी देर में क्या हुआ कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे कुंवर अमर सिंह, वो फिर से सुबक सुबक के रोने लगते हैं। और जैसे ही महाराणा प्रताप अपने पुत्र को सुबक सुबक के रोते हुए देखते हैं तो महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखने का अंतिम निश्चय करते हैं। पण फेर अमर्री सुन बुस्क्यां, बुस्क्यां का मतलब सुबक सुबक के रोना, पण फेर अमर्री सुन बुस्क्यां, राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूं दिल्ली स्तने, सम्राट संदेशो कहवायो, सम्राट संदेशो कहवायो, कि हे दिल्ली के ईश्वर मैं तुझे मानता हूं। और पत्र लिख करके अपने एक दूत को अकबर के पास भेज दिया। अब देखिए महाराणा प्रताप का जो पत्र है, महाराणा प्रताप का एक दूत अकबर के दरबार में लेकर के पहुंचता है। इसको आप दूत मान लीजिए और इसको आप अकबर मान लीजिए। जैसे ही महाराणा प्रताप के पत्र को अकबर पढ़ता है तो अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। और देखिए अकबर के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, उन परिस्थितियों का वर्णन मैं आपके सामने करता हूं। राणा रो कागद बाँच हुइयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण कया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो, के आज हिमालो पिघल भयो, के आज हुइयो सूरज शीतल, के आज शेषरो सिर डोल्यो, आ सोच हुइयो सम्राट विकल, आ सोच हुइयो सम्राट विकल। जैसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पत्र को देखा और उसे पढ़ा तो एक बार तो अकबर को इस प्रकार से लगा, राणा रो कागज बाँच हुइयो, अकबर रो सपनो सो साचो, की आज तो मेरा जो स्वप्न था वो सत्य हो गया है। पण नैण करियो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। लेकिन अकबर की आंखों ने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए अकबर ने उस पत्र को बार बार बाँचा, अर्थात बार बार पढ़ा। कि आज हिमालो पिघल गयो, कि आज हिमालय पर्वत किस प्रकार से पिघल गया, कि आज हुइयो सूरज शीतल, कि आज जो सूरज इतनी गर्मी जिसमें होती है वो कैसे शीतल पड़ गया, कि आज शेषरो सिर डोल्यो, कि आज शेषनाग का सिर किस प्रकार से डोल गया, आज सोच हुइयो सम्राट विकल। ये सब बातें सोच करके जो अकबर है बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। देखिए अब अकबर ने क्या किया, जैसे ही अकबर को पूर्णतः विश्वास हो गया कि यह पत्र महाराणा प्रताप के द्वारा ही लिखा गया है, कोई जाली पत्र नहीं है, तो अकबर ने तुरंत अपने एक दूत को इशारा किया कि तू फटाफट भाग और जो बीकानेर के छोटे कुंवर जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे, पृथ्वीराज राठौड़ या पीथल, उनको तुरंत अपने दरबार में बुलाकर लेके आने के लिए अपने दूत को भेजा। देखिए क्या हुआ था, बस दूत इशारो पा भाज्यो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणालो पीथल आप उग्यो और साचो भरम मिटावण ने। कुछ देर के बाद में पीथल जो है
वे भी अकबर के दरबार में उपस्थित हो गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीथल को अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए क्यों कहा था। तो देखिए बात ऐसी है, बीकानेर के एक शासक थे, उनका नाम था कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जब कल्याणमल राठौड़ की मृत्यु हुई तो इनके दो पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र का नाम था राय सिंह राठौड़ और छोटे पुत्र का नाम था कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ छोटे पुत्र थे, इसीलिए बीकानेर के अगले शासक तो बन नहीं सकते थे। कल्याणमल राठौड़ के बाद में बीकानेर के अगले शासक कौन बने? राय सिंह राठौड़। तब एक पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की सेवा में अकबर के दरबार में रहा करते थे, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ को अपने राजपूत होने पर बहुत घमंड था। और जब कभी भी अकबर यह कहता कि देखो मैं आज भारत का शहंशाह हूं, भारत का सम्राट हूं, तो पृथ्वीराज राठौड़ क्या करते थे? अकबर की मजाक उड़ाया करते थे कि जब तक आप महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार नहीं करवा लेते तब तक आपको कोई भी हक नहीं है कि आप अपने आप को भारत का सम्राट कहें, अपने आप को शहंशाह समझे। बार बार अपनी कविताओं के माध्यम से अकबर की बेइज्जती किया करते थे। इसीलिए अकबर के पास अब ये मौका था कि जब उसके हाथ में महाराणा प्रताप का पत्र था अधीनता स्वीकार करने वाला, तो अकबर अब पृथ्वीराज राठौड़ की बेइज्जती करना चाहता था। इसीलिए अपने दूत को भेज करके उसने क्या किया? पृथ्वीराज राठौड़ को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। देखिए क्या कारण था? बी बीर बांकुड़े पीथलने पृथ्वीराज राठौड़ को, बी बीर बांकुड़े पीथलने रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्मरो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बैरिया रे मनरो कांटो हो, बीकाणो पूत खरारो हो, राठौड़ राणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आप बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने, राणारी हार बचावण ने। देखिए क्या हुआ था? उस बीर बांकुड़े पीथल ने पृथ्वीराज राठौड़ को रजपूती गौरव भारी हो, उसको राजपूत होने पर बड़ा गर्व था। वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, वो क्षत्रिय धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति था और महाराणा प्रताप का प्रेम पुजारी था, उनका बहुत बड़ा फैन था। बैरिया रे मन रो काटो हो, और जो अकबर उसका बैरी था उसके मन का एक कांटा था। बीकाणो पूत खरारो हो, बीकानेर का एक बहुत खराब पूत था। राठौड़ राणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। जो राठौड़ थे पृथ्वीराज राठौड़, ये जो बहुत अच्छे योद्धा भी थे, तो राठौड़ राणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो, मतलब ये बहुत अच्छी कविता भी लिखा करते थे। और ये सब बातें अकबर जानता था। आप बात बादशाह जाने हो, इसीलिए घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा की हार बचावण ने। ये सब बातें अकबर जानता था, इसीलिए घावों पर नमक लगाने के लिए और जो अधीनता स्वीकार करने वाला पत्र था उसी से पढ़वाने के लिए अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को अपने दरबार में बुलवाया था। पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा री हार बचावण ने, राणा का पत्र पढ़वाने के लिए कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अब देखिए पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के पास आ चुके हैं, और जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के पास आए तो देखिए दरबार की क्या स्थिति थी, एक बार समझिएगा। अब देखिए जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में आते हैं तो अकबर के दरबार की थोड़ी लोकेशन सिचुएशन आपको देखनी चाहिए किस प्रकार की थी। अकबर इधर ये महाराणा प्रताप का पत्र हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है, अकबर का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ है। जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के सामने आते हैं तो अकबर पृथ्वीराज राठौड़ से क्या बोलता है? मैं बांध लियो है पीथल सुने, पिंजरे में जंगली शेर पकड़े, ओ देख हाथरो कागद तू, तू देखा फिरसी किया कड़े, मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो भी राणा रो, तू भाट बने बिरदावे हो, मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किने रजवट रे, रजपूती खून रगा में है, रजपूती खून रगा में है। क्या कहा अकबर ने? मैं बांध लियो है पीतल सुने, पिंजरे में जंगली शेर पकड़े, कि हे पीतल आज हमने जंगली शेर को पकड़ करके पिंजरे में डाल दिया है। ओ देख हाथ रो कागज तू, तू देखा फिरसी किया कड़े, कि ये हाथ का कागज देख ले कि अब देखते हैं कि तू किस प्रकार से हमारे सामने करता है। मर डूब चुल्लू भर पानी में, कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा, बस झूठा गाल बजाओ हो। बस उस महाराणा प्रताप की तो झूठी प्रशंसा किया करता था। प्रण टूट गयो भी राणा रो, तू भाट बने बिरदावे हो। उस राणा का प्रण टूट चुका है जिसका तू भाट की तरह गुणगान किया करता था। मैं आज बादशाह धरती रो, मैं आज धरती का बादशाह हूं, मेवाड़ी पाग पगा में है, और उस मेवाड़ की पगड़ी आज मेरे पांव में है। अब बता मैंने किन रजवट रे, रजपूती खून रगाव में है, अब मुझे बता कि किस राजपूत की रगों में राजपूत का खून बाकी रह गया है। तो इस प्रकार की बातें कौन बोलता है? अकबर बोलता है पृथ्वीराज राठौड़ को। अब जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ अकबर से कहता कि एक बार पहले आप मुझे पत्र को दिखाइए, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि ये पत्र वास्तव में महाराणा प्रताप द्वारा लिखा गया है।
तो अकबर वो पत्र है पृथ्वीराज पीथल को देता है, और जैसे ही पृथ्वीराज पीथल उस पत्र को लेकर के पढ़ते हैं तो उस पत्र पे महाराणा प्रताप की मोहर लगी हुई थी। जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप की उस मोहर को देखते हैं तो पृथ्वीराज राठौड़ ये समझ जाते हैं कि ये पत्र जाली तो नहीं है, ये पत्र बिल्कुल असली है, महाराणा प्रताप द्वारा ही लिखा गया है। तो देखिए जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीथल अकबर के हाथ से वो पत्र लेकर के पढ़ते हैं तो क्या होता है, जद पीथल कागद ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचा सु धरती खिसक गई आंख्या में भर आयो पानी, पण फेर कही तत्काल संभल आ बात सपाही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है, लो हुआ हुक्म तो लिख पूछूं राणा ने कागद रे खातर, ले पूछ भलाई पीथल तू आ बात सही बोलियो अकबर, आ बात सही बोलियो अकबर। देखिए क्या हुआ था, जब पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, जैसे ही पीथल ने वो कागज लेकर के देखा उस पर महाराणा प्रताप की मोहर लगी हुई थी, नीचा सु धरती खिसक गई आंख्या में भर आयो पानी, पीथल के नीचे से मानो धरती खिसक गई और तुरंत उनकी आंखों में आंसू आ गए। पण फिर कहीं तत्काल संभल, पीथल बहुत चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि अगर अभी मैं तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लूंगा तो अकबर मेरी और बेइज्जती करेगा, इसीलिए पीथल ने क्या किया, तुरंत अपने आप को संभाला और क्या कहा, पण फिर कही तत्काल संभल आ बात सफाई झूठी है, कि ये बात बिल्कुल सफेद झूठ है, राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है, कि जो राणा की पगड़ी है वो किसी के सामने झुक नहीं सकती, उनकी आन हमेशा ऊंची है। लो हुआ हुक्म तो लिख पूछूं, कि हे बादशाह आप अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं क्या करना चाहता हूं, लो हुआ हुक्म तो लिख पूछूं राणा ने कागज रे खातर, कि महाराणा प्रताप को इस पत्र के बारे में पूछ लो, एक बार भरोसा कर लूं। तो अकबर क्या बोलता है, घमंड में था, ले पूछ भलाई पीथल तू आप बात सही बोले अकबर। अकबर क्या बोलता है कि ठीक है पीथल तुम महाराणा प्रताप से पूछ लो कि ये पत्र किसने लिखा है और किसने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार की बात हुई। अब पृथ्वीराज पीथल या पृथ्वीराज राठौड़ क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को ऐसे ऐसे शब्द लिख देते हैं कि उन शब्दों को पढ़ करके महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने कैसे कैसे शब्द लिखे थे उस पत्र में, तो देखिए आइए जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीथल ने महाराणा प्रताप को जो पत्र लिखा था उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मैं आज सुनी है नाहरियो, कौन लिख रहा है, पृथ्वीराज राठौड़ लिख रहे हैं महाराणा प्रताप को। मैं आज सुनी है नाहरियो श्याला रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्री जूना जीवलो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुवली रजपूती, मैं आज सुनी है मयाना में तलवार रवली अब सूती, तो मारो हिवड़ो कांपे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजी आप बात कटा तक गिना सही, आप बात कटा तक गिना सही। देखिए क्या कहा है पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को, मैं आज सुनी है नाहरियो श्याला रे सागे सोवलो, कि हे महाराणा प्रताप हमने यह सुना है कि आज से एक शेर सियारों के साथ में सोएगा, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवलो, कि हे महाराणा प्रताप हमने यह भी सुना है कि आज से सूर्य हमेशा हमेशा के लिए बादलों की ओट में छिप जाएगा, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवलो, कि हे महाराणा प्रताप हमने यह भी सुना है कि वो चातक पक्षी जो कभी धरती के जल स्रोत से पानी नहीं पीता वो आज से धरती के जल स्रोत का पानी पीना शुरू कर देगा, और हमने यह भी सुना है मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्री जूना जीवलो, कि हे महाराणा प्रताप हमने यह भी सुना है कि एक हाथी आज से एक कुत्ते जैसी जिंदगी जीना शुरू करेगा, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुवली रजपूती, कि हे महाराणा प्रताप हमने यह भी सुना है कि आज से एक राजपूत स्त्री अपने पति के होते हुए विधवा हो जाएगी, मैं आज सुनी है मयाना में तलवार रवली अब सूती, और हमने आज यह भी सुना है कि महाराणा प्रताप की तलवार हमेशा हमेशा के लिए मयान के अंदर सो जाएगी, विश्राम करेगी, तो मारो हिवड़ो कांपे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई। तो हे महाराणा प्रताप मेरा दिल कांपता है, मेरी मूछों का जो ताव था वो चला गया है, पीथल राणा ने लिख भेजो आप बात कटा तक गिना सही, कि हे महाराणा प्रताप आपने जो अकबर को अधीनता स्वीकार करने वाला पत्र लिखा है इसको कहां तक सत्य माना जाए, कृपया करके इसका जवाब दीजिए। जैसे ही पृथ्वीराज पीथल का ये पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा, महाराणा प्रताप ने इस पत्र को पढ़ा और इस पत्र को पढ़ते ही महाराणा प्रताप को इतना भयंकर क्रोध आया। महाराणा प्रताप की जो भी स्थिति थी
इस पत्र को पढ़ने के बाद में आइए उसका वर्णन करते हैं कि महाराणा प्रताप को ये पत्र पढ़ने के बाद में किस प्रकार का महसूस हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलिए अब देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ ने जो पत्र महाराणा प्रताप को लिखा था, वो पत्र जैसे ही महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा प्रताप अपने सामंतों के साथ कहीं पर मौजूद थे। जैसे ही महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ के पत्र को पढ़ा तो उस पत्र को पढ़ते ही महाराणा प्रताप को इतना भयंकर क्रोध आया। महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं, पीथल रा आखर पड़ता ही राणारी आंख्या लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूं, नाहर सी एक दकाल हुई, हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रवे, हूं रजपूतन रो जायो मैं, रजपूती कर्ज चुकाऊंला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊंला, दिल्ली रो मान झुकाऊंला। देखिए महाराणा प्रताप की स्थिति क्या रही, पीथल रा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। जैसे ही महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीतल के पत्र को पढ़ा तो महाराणा प्रताप की आंखें क्या हो गई, एकदम लाल हो गई, उनको बहुत क्रोध आ गया। धिक्कार मने में कायर हूं, नाहर सी एक दकाल हुई। महाराणा प्रताप ने जोर से खड़े होकर के कहा कि मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कि मैंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसको एक पत्र लिखा। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, कि अब चाहे मैं भूखा रहूं चाहे प्यासा रहूं, लेकिन जो मेवाड़ की धरती है वो आजाद रहनी चाहिए। हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में मारी याद रहे, भले ही मुझे कितने ही निर्जन स्थानों पर भटकना पड़े, लेकिन जो लोगों के मन है उसमें मेरी याद रहनी चाहिए। हूं रजपूतन रो जायो मैं, रजपूती कर्ज चुकाऊंला, कि हे सामंतो मैं राजपूत स्त्री का जाया हुआ हूं, उसका बच्चा हूं, और जो राजपूती कर्ज होता है उसको चुकाऊंगा। वो शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊंगा। अब भले ही मेरी गर्दन कट के नीचे पड़ जाए, लेकिन अपनी मैं पाग को, अपनी पगड़ी को नीचे नहीं पड़ने दूंगा। इसके बाद में महाराणा प्रताप क्या करते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को फिर से एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र का जवाब महाराणा प्रताप बिल्कुल वैसे ही देते हैं जिस प्रकार के सवाल पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के ऊपर दागे थे। तो देखिए महाराणा प्रताप ने जो पृथ्वीराज राठौड़ अर्थात पीथल को जो पत्र लिखा था उसके शब्द क्या थे, पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सह लेवे, बा कूख मिली कदस्याली ने, धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चूंच बनी कोनी, कुकर री जूणा जीवे इसी, हाथी री बात सुनी कोनी, आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड कवे है रजपूती, म्यानारे बदले बैरियारी, छात्या में रेवे ली सूती, छात्या में रेवे ली सूती, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चमचम चमकेलो, कड़केरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो, राखो ते मूचा ऐठेओड़ी, लोहीरी नदी बहा द्यूला, हूं अथक लड़ूला अकबर सूं, उजड़्यो मेवाड़ बसा द्यूला, उजड़्यो मेवाड़ बसा द्यूला। देखिए महाराणा प्रताप ने किस प्रकार के शब्द लिखे, पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर उगाड़ी ने, कि हे पीथल बादलों की इतनी औकात नहीं है कि जो उगते हुए सूर्य को रोक सके, सिंघारी हाथल सह लेवे, बा कूख मिली कदशाली ने, कि हे पृथ्वीराज राठौड़, हे पृथ्वीराज पीथल, की शाली की जो कूक है, शाली की जो जननांग है, सियार के जो जननांग होते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि जो शेर के जननांगों को सहन कर सके। धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चूंच बनी कोनी, के हे पृथ्वीराज पीथल, एक चातक पक्षी की जो चोंच है इस प्रकार की नहीं बनी होती कि वो धरती का पानी पी सके। कुकर री जूणा जीवैसी, हाथी री बात सुनी कोनी, कि हे पृथ्वीराज पीतल, हमने आज तक ऐसी किसी हाथी की बात नहीं सुनी है जिसको कुत्ते जैसी जिंदगी जीनी पड़ी हो। आ हाथा में तलवार थका कुण रांड कहवे है रजपूती, कि हे पृथ्वीराज पीतल, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मैं देखता हूं कि राजपूत स्त्री को कौन रांड कहता है, कौन विधवा कहता है। म्यानारे बदले बैरियारी, छाती में रेवेली सूती, जो मेरी तलवार है मयान में आराम नहीं करेगी, मयान में नहीं सोएगी, बल्कि शत्रुओं की छाती में मैं इसको आराम करवाऊंगा। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चमचम चमकेलो, कि हे पृथ्वीराज राठौड़, जो मेवाड़ है वो एक धधकता हुआ अंगारा है, जलता हुआ अंगारा है, और जैसे जैसे आंधी चलेगी वो और ज्यादा चमकेगा। कड़केरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो, कि जिस प्रकार से आसमान में जब जब बिजली कड़केगी उसी समय मेवाड़ में जगह जगह पर तलवार की खनक उठेगी, तलवार भी अपनी गरजेगी। राखो ते मूछा ऐठेउड़ी, लोहीरी नदी बहा द्यूला, कि हे पृथ्वीराज राठौड़, आप अपनी मूछों पर ताव लगा करके रखिए, मैं लोहीरी नदी बहा दूला, रक्त की नदियां बहा दूंगा। हूं अथक लड़ूला अकबर सूं, उजड़्यो मेवाड़ बसा दूला, और मैं अकबर से बगैर थके हुए लड़ूंगा, और जो मेवाड़ उजड़ चुका है इसको मैं फिर से बसा दूंगा।
इस प्रकार के शब्द महाराणा प्रताप ने लिख करके वापस से अकबर के पास भेजे, पृथ्वीराज राठौड़ के पास भेजे। और जब महाराणा प्रताप के इन शब्दों को अकबर ने पढ़ा तो क्या हुआ, देखिए, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। जैसे ही महाराणा प्रताप का ये पत्र अकबर के दरबार में पहुंचा तो इस पत्र को पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, पीथल थे, उनकी छाती दोगुनी हो गई। जबकि अकबर के साथ क्या हुआ, अकबर री दुनिया सुनी ही, अकबर की तो दुनिया ही सुनी हो गई। तो चलिए दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की कविता पाथल रे पीथल। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के बारे में। देखिए, कर्नल जेम्स टोड, सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने ये बात करी थी कि महाराणा प्रताप जब पहाड़ों में चले गए थे तो उस समय महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं अपना खोया हुआ संपूर्ण राज्य फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं एवं मेरे जो भी वंशज होंगे वे क्या करेंगे, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन ना करके पत्तल में भोजन करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो क्या थी कि सोने चांदी के बर्तनों में भोजन ना करके पत्तलों में भोजन करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या करी थी महाराणा प्रताप ने कि जब तक मैं अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक आरामदायक बिस्तरों पर ना सो करके जमीन पर नीचे सोऊंगा या घास के बिस्तरों पर सोऊंगा। देखिए, आरामदायक बिस्तरों को छोड़ करके घास के बिस्तरों पर सोएंगे। एवं महाराणा प्रताप ने एक और प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं अपना संपूर्ण खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और जो सेना में नक्कारा होता है, जो भी म्यूजिक का जो भी सिस्टम होता है, वो सेना में पीछे बजेगा जबकि पहले आगे बजता होगा। तो देखिए, ये भी एक प्रतिज्ञा थी, दाढ़ी नहीं कटवाएंगे तथा सेना में नक्कारा सेना के पीछे ही बजवाएंगे। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप की यह प्रतिज्ञा वर्तमान में भी जो गुहिल राजवंश के जो सदस्य हैं, कर्नल जेम्स टोड ने जब ये बुक लिखी थी तब की बात है कि वर्तमान में भी महाराणा प्रताप के वंशज आज भी इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ का गुहिल राजवंश आज भी महाराणा प्रताप की इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर रहा है एवं वर्तमान में भी वे क्या करते हैं, देखो, सोने चांदी के बर्तनों में तो भोजन करते हैं मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सदस्य, लेकिन आज भी वे लोग क्या करते हैं, उन सोने चांदी के बर्तनों के नीचे एक पत्तल रखते हैं। देखिए, सांकेतिक रूप से एक पत्तल रखते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज सोने चांदी के बर्तनों में भोजन तो करते हैं परंतु उन बर्तनों के नीचे क्या रख लेते हैं, पत्तल रख लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज भी जो मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सदस्य हैं वे क्या करते हैं, आरामदायक बिस्तरों पे सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया डल्लब के गद्दों पर सोते हैं, लेकिन आज भी उन बिस्तरों के नीचे क्या करते हैं, थोड़ी सी घास रखते हैं सांकेतिक रूप से। देखिए, अच्छे बिस्तरों पर तो सोते हैं परंतु उन बिस्तरों के नीचे थोड़ी सी घास रख ली जाती है। और इसके अलावा क्या है कि आज ही वो लोग दाढ़ी नहीं कटवाते और सेना में जो नक्कारा बजता है वो आज भी सेना के पीछे ही बजता है। जब कर्नल जेम्स टोड ने बुक लिखी थी, देखिए, और आज भी दाढ़ी नहीं कटवाई जाती तथा आज भी नक्कारा सेना के पीछे ही बजवाया जाता है। लेकिन देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा हो चाहे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हो, ये जितने भी इतिहासकार हैं ये क्या कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने सभी सुनी सुनाई बातें लिखी है, ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। और जो ये सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं लेकिन नीचे पत्तल रख लेते हैं, सोते हैं, थोड़ी सी घास रख लेते हैं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये क्या है, परंतु डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा इन सभी बातों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं कि ये सभी बातें सही नहीं है। कर्नल जेम्स टोड एक विदेशी व्यक्ति थे, उनको जो भी मेवाड़ का लोकल इतिहास है जहाँ में जिस प्रकार की बात उनको किसी ने कह दी, उन बातों को उन्होंने क्या किया, अपनी बुक में हूबहू वैसे के वैसे उतार दिया। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और जितने भी बड़े इतिहासकार हैं इन सभी बातों का खंडन करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी प्रतिज्ञा नहीं की गई थी। ठीक है, अब देखिए, एक बात आपने और सुनी होगी, वो क्या कि जब महाराणा प्रताप ने राजमहलों को छोड़ा था और ये पहाड़ों में गए थे तो इनके साथ ही लुहार जाति के लोगों ने भी क्या किया था, अपने घर बार छोड़ दिए थे और वो लोग आज भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन देखो, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ों में रहा करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि जंगलों में भटकते भटकते लुहार के घर पर पहुंच गए थे और एक रात के लिए उस लुहार के घर पे रुके थे। और जब दूसरे दिन ये वहां से जाने लगे तो उस लुहार को क्या किया, महाराणा प्रताप ने एक ताम्र पत्र दिया था। वो ताम्र पत्र किस चीज का था, एक जगह का, एक जमीन का ताम्र पत्र, एक जमीन का टुकड़ा उस लुहार को महाराणा प्रताप ने दान में दिया था। तो वो जो ताम्र पत्र महाराणा प्रताप ने उस लुहार को दिया था, वो ताम्र पत्र आज भी उस लुहार के पास है और वो जमीन महाराणा प्रताप ने जो उस लुहार को दी थी, आज भी वो जमीन उसी लुहार के पास है। तो लुहारों से संबंधित जो बात है वो कुछ इस प्रकार की है। महाराणा प्रताप के आश्रयदाता रहे हैं लुहार, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए,
महाराणा प्रताप अपने पर्वतीय जीवन में अपने पूरे परिवार सहित एक लुहार के घर में कई दिनों तक रुके थे। उस लुहार को महाराणा प्रताप ने बहुत सी भूमि दान दी थी, जिसका पट्टा अर्थात ताम्रपत्र आज भी उस लुहार के वंशजों के पास है, एवं वह भूमि उसी लुहार के वंशजों के अधिकार में आती है वर्तमान में भी। और ये बात कौन कहता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।